हेलो दोस्तों, आज है 31 मई। लेकिन हम 30 मई का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 31 मई का आर्टिकल भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज हमारे पास 3 आर्टिकल है। 3 आर्टिकल नहीं, में से 2 आर्टिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर नोट्स भी नहीं बनाए, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात हम डिस्कस कर लेंगे। उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में डिटेल से हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल्स कवर क्या करता है? ये कवर करता है हमारे बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट एंड इन्वॉल्विंग इंडिया। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिलेशन क्या है वो हम पहले देखेंगे। तो पहले ये समझ लें कि कई सारे प्रधानमंत्री इससे पहले यानी कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में वर्चुअल मीटिंग होने वाला है। तो ये वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? यानी कि फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे, ठीक है, मीटिंग करेंगे। तो इसको वर्चुअल मीटिंग कह रहे हैं। तो इससे पहले, तो वर्चुअल मीटिंग करना क्यों पड़ रहा है, थोड़ा ये भी देख ले। वर्चुअल मीटिंग इसलिए करना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत को आने वाले थे। ठीक है, उससे पहले यानी कि कोविड-19 से पहले, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी उससे पहले, यानी कि आना चाह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का हमारे देश में विजिट था, लेकिन वहाँ के डिवास्टिंग की वजह से जो स्थिति वहाँ थी वो नहीं आ पाए। तो फिर उसके बाद वो आना चाह रहे थे, लेकिन फिर बीच में कोविड-19 आ गया, फिर वो नहीं आ पाए। तो फिर अभी भी स्थिति वही है। ठीक है, अभी भी जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है, और मीटिंग वगैरह जो है सब क्लोज़ है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रधानमंत्री का वर्चुअल मीटिंग है। ठीक है, तो वर्चुअल मीटिंग का वजह क्या है? ये वजह है। तो कई सारे प्रधानमंत्री भारत को विज़िट कर चुके हैं, चाहे वो जूलिया गिलार्ड हो, चाहे वो टोनी एबॉट हो, मैल्कॉम टर्नबुल हो, ये भारत को विज़िट कर चुके हैं। तो मिस्टर मॉरिस टोन भारत को विज़िट करना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की डिवास्टिंग और कोविड-19 की वजह से भारत को विज़िट नहीं कर पाए। और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 2014 में ऑस्ट्रेलिया को विज़िट किए थे, और ये 28 साल के बाद भारत के तरफ से किसी प्रधानमंत्री का समझ लीजिए कि ये विज़िट था 28 साल के बाद। राजीव गांधी 1986 में विज़िट किए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल टाइज किस तरीके से, इतिहास ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में किस तरह से रहा है। तो सबसे पहले 1941 में सिडनी में ट्रेड ऑफिस खोला गया था भारत की तरफ से। ठीक है, 1940 में। और ऑस्ट्रेलिया के पहले हाई कमिश्नर समझ रहे हैं ना बात? 1944 में अपॉइंटमेंट किया गया था इंडिया को, 1944 में ऑस्ट्रेलिया के पहले हाई कमिश्नर, और इसी तरीके से भारत के पहले हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया को अपॉइंट किए गए थे 1945 में कैनबरा में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, रिलेशन कुछ थोड़ा बहुत व्यापार भी था, लेकिन 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत जब न्यूक्लियर पावर कंट्री बना, तो 1998 में क्या हुआ कि कई सारे देशों ने भारत के ऊपर पाबंदियां लगाई, और इन पाबंदियां लगाने में से कई सारे लगाने में से ऑस्ट्रेलिया भी था। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के ऊपर पाबंदी लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने लगाई, जापान ने लगाई थी, यूएस ने लगाई थी। तो ये पाबंदी क्या होता है? सेंसस क्या होता है? सेंसस क्या होता है कि एक ऐसा प्रतिबंध होता है कि आपके साथ इकोनॉमिक टाइज नहीं करेंगे, आपके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, आपके फ़्लाइट हमारे देश में नहीं आएंगे। मतलब ये बहुत हार्ड सेंक्शन। देखिए, सेंक्शंस के भी कई सारे लिमिट होते हैं, कई सारे दायरे होते हैं। अब देखना ये है कि कोई भी देश किसी देश के साथ जो सेंसस लगा रहा है वो किस तरीके का सेंसस लगा रहा है। ठीक है, तो सेंसस देखिए, इसको डिफाइन में कुछ लाइन में नहीं कर सकता, बस एक वर्ड इसके लिए जान लीजिए, इसके लिए कि ये इसका मतलब होता है प्रतिबंध। अब कोई देश किसी देश के साथ सेंसस लगाना चाहता है, तो वो किस तरीके का सेंसस लगाना चाहता है वो उसके ऊपर तय करता है। जैसे कि ईरान के ऊपर अमेरिका का सेंसस है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसा सेंसस है। अमेरिका के अमेरिका का एक्सपोर्ट ईरान के साथ नहीं है, ईरानी लोग वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, अमेरिका विजिट नहीं कर सकते, अमेरिका नहीं जा सकते।
ईरानी कंपनी अमेरिका में कंपनी नहीं खोल सकते। ईरान को अमेरिका डॉलर नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है वो कितना गंभीर प्रतिबंध लगाना चाहता है, यानी कि जो देश किसी दूसरे देश के ऊपर जो सैंक्शंस लगाना चाहता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो सैंक्शंस कितना गहरा लगाना चाहता है, ठीक है, किस तरीके का सीरियस सैंक्शंस लगाना चाहता है। तो 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने कैसा सैंक्शंस लगाया तो ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए कि सैंक्शन का मतलब क्या होता है। 1998 में लगाया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा रिलेशन में, कुछ ना कुछ तो ज़रूर स्थिति खराब हो ही होगी। तो ट्रेड भारत के साथ देखा जाए तो भारत 4.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को, 4.6 बिलियन, और ऑस्ट्रेलिया हमें एक्सपोर्ट करती है 11 बिलियन, ठीक है। 11 बिलियन ऑस्ट्रेलिया हमें एक्सपोर्ट करती है। तो एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ये है कि भारत के स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में जा कर के नॉलेज गेन करते हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वहाँ के कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जवाब है। तो आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिख के, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम मोटर व्हीकल्स, मशीनरी आइटम, ज्वेलरी, रिफाइंड पेट्रोल, ये भारत एक्सपोर्ट करता है। और ऑस्ट्रेलिया से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हमें क्या एक्सपोर्ट करता है, कोयल, नॉन मॉनेटरी गोल्ड, कॉपर, वूल, फर्टिलाइज़र, एजुकेशन। चलिए आप समझ रहे हैं ना। तो ये हम ऑस्ट्रेलिया हमें एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो अभी जो वर्चुअल जो मीटिंग होने वाली है, तो इस मीटिंग में क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ अच्छा सा एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे कि 4.6 बिलियन एक्सपोर्ट भारत करता है, 11 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट एक ऑस्ट्रेलिया कर देती है इंडिया को। तो अब इन दोनों के बीच में अगर CECA ये अगर साइन हो गया, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अगर ये दोनों के बीच में साइन हो गया तो क्या हो जाएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के ह्यूज मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे। वैसे भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया भारत के मार्केट को यूज कर पाएगा अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और अगर ऑस्ट्रेलिया भी के मार्केट को भी भारत एक्सेस कर पाएगा, ये अगर साइन हो गया। तो आप देखिए क्या ये एग्रीमेंट भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करना चाहिए, CACA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट, जो कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट सरप्लस में है, और अगर ये ऐसा एग्रीमेंट अगर भारत साइन करते हैं तो क्या इससे भारत को फ़ायदा होगा। पहले से एक्सपोर्ट सरप्लस है और ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, क्योंकि भारत का मार्केट बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भारत के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में भारत का अट्रैक्शन उस तरह का प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता, ऐसा मेरा अनुमान है। वैसे आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए। तो देखिए क्या हुआ कि देखिए सिविल कोऑपरेशन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये क्या है कि वहाँ की कंपनियाँ, यूरेनियम माइनिंग कंपनी भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगी। ये सितंबर 2014 में ये एग्रीमेंट हुआ था वहाँ के यूरेनियम माइनिंग कंपनीज़ के साथ। ये हमारा एग्रीमेंट 2014 में हुआ था और ये फोर्स आया 2015 में, ये लागू कर दिया गया। मतलब समझ रहे कि पीसफुल्ली अच्छे अटेंशन से यूरेनियम का इस्तेमाल भारत करेगी और इसका एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा, यूरेनियम का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा भारत को। एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने सेंसस लगाया था भारत के ऊपर, और 2014 में ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम बेचने के लिए तैयार है। बड़ा अजीब बात है, समझ रहे हैं ना बात, कि जो देश 1998 में हमारे ऊपर सेंसस लगाता है कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट करके न्यूक्लियर पावर देश नहीं बन सकते,
और 2014 में वही देश हमें यूरेनियम बेचता है, ठीक है, वो हमारे साथ एग्रीमेंट करता है, यूरेनियम कॉपरेशन एग्रीमेंट करते हैं, समझ रहे बात, यानी कि यूरेनियम भारत खरीद सकता है। तो बड़ा अजीब व गरीब बात है, यानी कि वक्त के साथ साथ इन किस तरीके से सब कुछ बदल जाता है, देख रहे हैं ना। तो देखिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट ये हो सकता है, ये साइन हो सकता है वर्चुअल मीटिंग में। तो ये क्या है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सेना, भारत की मिलिट्री ऑस्ट्रेलिया के बेस को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बेस को इस्तेमाल कर सकती है, और मिलिट्री बेस यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकती है ह्यूमैनिटेरियन केस के लिए, अच्छे लॉजिस्टिक, अच्छे पीस मकसद के लिए, ठीक है। वहाँ के मिलिट्री बेस को भारत की मिलिट्री इस्तेमाल कर सकती है, और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री भारत के मिलिट्री बेस को उपयोग कर सकती है। एक दूसरे के मिलिट्री बेस में ये कॉपरेशन हो सकता है अगर ये एग्रीमेंट हो गया, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट अगर ये हो गया तो वैसे मालाबार एक्सरसाइज भारत करता है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो जाए। तो वैसे हो सकता है शायद ऑस्ट्रेलिया में है इसमें पहले से, आप जाके इसको ज़रा सर्च कर लेना। तो ये एक्सरसाइज हर साल होता है, समझ रहे बात, ये कॉपरेशन है हमारा एक दूसरे के साथ, क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। तो ये चाइना को ट्रेस करने के लिए, टैकल करने के लिए जो एक्टिविटी इंडियन ओशियन में जो चाइना एग्रेशन दिखाता है, दिखाने की कोशिश करता है इंडियन ओशियन में, लेकिन साउथ चाइना सी में तो कई सारे जगह पर चाइना ने जो है मेन आइलैंड बना रखे हुए हैं, समझ रहे बात। और ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा समाचार नहीं है। तो भारत क्या करता है कि क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ये कॉपरेशन है इन देशों का चाइना के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से 2+2 डायलॉग ये होने की बात है। 2+2 डायलॉग क्या होता है, यानी कि हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर और हमारे देश का फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग होगी उसको 2+2 डायलॉग कहा जाता है। यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों की मीटिंग यानी कि 2+2 डायलॉग इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, एक अच्छा कोऑपरेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच में। तो ठीक है, ये एक बात थी। तो वैसे 2 आर्टिकल्स वो, और क्या था कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि जुडिशरी के ऊपर ये बातें थी। जुडिशरी के ऊपर क्या था कि जैसे कि अभी जुडिशरी की तरफ से जजमेंट आया कि जितने भी माइग्रेंट लेबर है उसको सही सलामत उसके घर को पहुंचाया जाए, और जो रुकना चाहते हैं उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए खाना, उसके लिए ये सब फैसिलिटीज़ वगैरह जो चीज़ें गड़बड़ है उसको ठीक किया जाए। और पैसेंजर यानी कि माइग्रेंट लेबर से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा ना ले, और उसको उसके घर के स्थान तक पहुंचा दिया जाए। तो देखिए एक बहुत बड़ा क्रिटिसाइज है कि जुडिशरी का ये जो जजमेंट आया, यानी कि जो अभी कही गई है, ये बहुत ही लेट से कहा गया है। यानी कि देखिए माइग्रेंट लेबर कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का बुरा प्रभाव पड़ा तो वो थे हमारे माइग्रेंट लेबर। 14 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर ऑल ओवर द इंडिया ट्रेवल करते हैं, और इंडिया के जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश का बहुत ही कमज़ोर है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर होने के बावजूद भी जितना भी कॉपरेशन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, ये कह लें कि सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन जो भी है ये माइग्रेंट लेबर के दम पर ये जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है ये होता है। लेकिन इतना मुश्किल घड़ी में जो हमारे देश के इतना बड़ा कह लें कि इतना बड़ा योगदान होता है माइग्रेंट लेबर का, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में सरकार का ये क्रिटिसाइज है कि सरकार जैसा कॉपरेशन माइग्रेंट लेबर के लिए जो फैसले जो लेने चाहिए थे और जुडिशरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। जुडिशरी की तरफ से भी बहुत ही लेट आया। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने का काम है हाई कोर्ट को और हमारे सुप्रीम कोर्ट को। 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन क्राइसिस,
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा हुआ था माइग्रेंट लेबर के साथ, जो पटरियों के ऊपर मर रहे थे, जो ट्रैवल कर रहे थे 1200 1500 किलोमीटर पैदल, 700 किलोमीटर। एक बच्ची अपने पिताजी को जो है लेके साइकिल से ट्रैवल कर रही थी। ये जो स्थिति बनी है, ये एक फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत बड़ा कह लें कि ख़राब स्थिति जो है नागरिकों की बनी हुई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब इसको लेकर ये बातें ये कुछ PIL जब डाला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए माइग्रेंट लेबर के सुविधाओं के लिए उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से राब्ता कायम किया था, क्या कितने माइग्रेंट लेबर और शहरों में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था अब माइग्रेंट लेबर नहीं है, सारे अपने अपने घर को चले गए। तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट पा लेने के बाद जुडिशरी ने इसके ऊपर कोई कंसर्न, कोई सवाल नहीं उठाया और इसको आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर लिए। तो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो पावर है, आर्टिकल नंबर 142 सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर देती है कि किसी भी लॉ को कह सकते हैं कि अगर वो संविधान की आस्था के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और प्रियम्बल के खिलाफ है, और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के CJI जज हमारे उनको क्या कर सकते हैं, नन वैलिड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पावर है। देखिए एग्जीक्यूटिव ने देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कोविड-19 की वजह से जो पैदा हुई, अगर एग्जीक्यूटिव अपनी कोताहियाँ अगर करता है, अगर विधायिका और कार्यपालिका गड़बड़ी करती है, तो हम किससे सही करने की उम्मीद कर सकते हैं? जुडिशरी से ही तो ही कर सकते हैं। लेकिन जुडिशरी भी कहा जाता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टाइम पर निभाना चाहिए था वो टाइम पर नहीं निभाए। आर्टिकल नंबर 142 का जो इनको इतना ज़्यादा पावर है, वह इस्तेमाल जो करना चाहिए था फंडामेंटल राइट को, मानव के जो स्थिति जो पैदा हुई थी इसको कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं देखने को मिला। ये बड़ा दुखदायी बात है। ठीक है, तो ये एक बात है। ठीक है, चलिए। और दूसरा देखिए क्या है कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। तो देखा जाए तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट से कई सारे आर्टिकल हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डीपली डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट 3 पार्ट्स में आप बांट के देख सकते हैं। एक है ईस्टर्न पार्ट, एक है वेस्टर्न पार्ट और एक है मिडिल पार्ट। चलिए आप बताइए, ईस्टर्न पार्ट में कितना किलोमीटर है, वेस्टर्न पार्ट में कितना किलोमीटर है और मिडिल पार्ट में कितना किलोमीटर है। ये हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट कितना किलोमीटर है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल पार्ट्स। तो अब देखिए सवाल ये है कि स्थिति कहाँ से पैदा हुई थी। वो जो रोड का जो इनॉग्रेशन था इंडिया की तरफ से, वहाँ पर से जो है क्लैशेस होना शुरू हो गया। और हमने देखा था कि चाइना की पॉलिसी कैसे होती है, स्टेलमेट पॉलिसी, यानी कि जानते हैं ना कि पहले वो क्या करते हैं कि वो एकदम से वो इसके लिए बहुत ही शार्पली क्या करते हैं कि फेंसिंग तो है नहीं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है नहीं, वो 2 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ पर अपना टेंट वगैरह तंबू वम्बा गाड़ के बैठ जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेलमेट पॉलिसी की वजह से फिर क्या हो जाता है, अगर इंडियन आर्मी की नज़र पड़ जाती है, हमारे आर्मी की नज़र, तो फिर क्या होता है, क्लैशेस शुरू हो जाता है। तो देखिए अभी ही ऐसी स्थिति में ही क्लैशेस होना क्यों, वजह क्या है, इसका देख लीजिए, वजह देख लीजिए। कोविड-19 जो पूरी दुनिया में महामारी जो फैली हुई है, इसका रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो है मानती है चाइना को। और फिर चाइना के अंदर भी वो जो ह्यूज आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है, तो उस आबादी को, यानी कि वो ये प्रूफ करना चाहती है कि कोविड-19 का जिम्मेवार चाइना नहीं है, और वहाँ के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है, नेशनल इशू को, सेंटिमेंट को हाई करना चाहती है। ये चाइना मिलिट्री बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के साथ करके वहाँ के सेंटिमेंट, वहाँ के कहले कि वहाँ के नेशनल इशू को उठा करके जो है कोविड-19 से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है, कोविड-19 से माइंड डाइवर्ट करने की ये कोशिश है चाइना गवर्नमेंट की। समझ रहे बात। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा जो एक चीज़ अच्छा देखने को मिला कि चाइना के, देखिए एक कंसर्न है कि इंडिया गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ये बताना चाहिए था
कि चाइना के साथ एक क्रिटिसाइज है, चाइना के साथ आपका किस तरीके से बॉर्डर टेंशन है और कितना ज़्यादा इसको गंभीर में लिया जाना चाहिए। तो इसका कॉपरेशन करना चाहिए आपको विपक्षी पार्टी के साथ और पूरे इंडियन के साथ, पूरे भारतवासी के साथ आपको इस शेयर करना चाहिए कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर टेंशन कितना हद तक और कितना ज़्यादा सीरियस है, इसको लेकर यह मैसेज पूरे आवाम को देना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई भी कमेंट, कोई भी बात नहीं सुनने को मिला। और इसी तरीके से चाइना की तरफ से भी कोई भी कमेंट नहीं देखने को मिला इंडिया के लिए, यानी कि सरकारी ऑफिशियल कोई कमेंट देखने को नहीं मिला। वैसे अपने नेशन को बताना तो ये अलग चीज़ है, और फिर इंटरनेशनल तौर पर किसी और देश से किसी और देश के लिए किसी और देश को मैसेज करना ये अलग चीज़ है, ठीक है। यानी कि हम अंदर की बात करें, यानी कि भारत सरकार अपने नागरिक को, अपने जो विपक्षी पार्टी है उनके साथ जो कोऑपरेशन देखने को मिलना चाहिए था, तो ये चीज़ जो है नहीं देखने को मिल रहा है। फिर एक चीज़ अच्छा है कि चाइना के लिए यहाँ पर से एग्रेसिव कमेंट जो है देखने को नहीं मिला, चाइना की तरफ से नहीं मिला और भारत सरकार की तरफ से भी नहीं मिला। और फिर जो मीडिएशन की बात थी, यूएस मीडिएशन कराना चाह रहा था, चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को यूएस मीडिएशन कराने की बात कर रहा, तो चाइना ने साफ इनकार कर दिया कि भारत और इंडिया का बायलैटरल टॉक है और एक दूसरे के साथ टॉक करके हम इशू को, हमारे पास इतना मैकेनिज़्म है, ठीक है, मैकेनिज़्म है कि हम इशू को हल कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए से, तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये एक बात था, तो ये ही टॉपिक थी। तो आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो का आप शेयर भी कीजिए। आप शेयर नहीं करते, बहुत कम व्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, मतलब जब कम लोग वीडियो देखते हैं तो इससे डिमोटिवेशन आपको होती है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा, कंटिन्यू प्रोसेस में चालू रखूँगा। और आप बताइए कि इससे आपको कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये भी अपना कमेंट दीजिए, कहाँ पर मैं गड़बड़ी करता हूँ, मेरे में कहाँ कहाँ फॉल्ट है वो भी बताइए, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ हो। तो ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं।